Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 27th March 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about Zero R in Parliament. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. तो पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग आवर्स में कौन कौन से एक्टिविटीज होते हैं इन द बोथ हाउसेस लोकसभा एंड राज्यसभा उसको एक बार जरा सा ओवरव्यू फॉर्म में देखते हैं। देखिए, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग जो है वो 11 AM से जनरली शुरू होती है। 11 बजे से लेकर के 12 नून तक का जो सेशन होता है उसको कहते हैं हम लोग क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर इसमें जनरली जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, वो फिर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं यानी कि वो सारे मेंबर्स जो सरकार का हिस्सा हैं उनसे प्रश्न पूछते हैं अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग गवर्नेंस के इश्यूज पे। बट ध्यान रहे, ऐसा कोई नियम नहीं है कि क्वेश्चन आवर में सिर्फ प्रश्न एग्जीक्यूटिव से ही पूछा जाएगा। द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू अदर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑल्सो। 11 से लेकर के 12 बजे तक का 12 नून तक का जो टाइम होता है क्वेश्चन आवर। दिस क्वेश्चन आवर इज अ वे टू कीप द एग्जीक्यूटिव्स अंडर चेक। इट इज अ वे टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब तो आप बेसिक पॉलिटी में पढ़ते ही होंगे। स्टार्ड क्वेश्चन पे ओरल आंसर देने की जरूरत होती है एंड स्टार्ड क्वेश्चन पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि एक बार प्रश्न जो पूछा गया उस पे जो जवाब आया उस पे फिर काउंटर क्वेश्चन या सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन स्टार्ड क्वेश्चन पूछने के लिए कम से कम 15 दिन का नोटिस देना होता है इन एडवांस, ताकि जिन भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट से प्रश्न पूछा गया है वो अपना आंसर बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाए। ऑन स्टार्ड क्वेश्चन इट रिक्वायर्स आंसर इन रिटन फॉर्मेट, और यही कारण है कि इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। रिटन फॉर्मेट में है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैसे ही पूछा जाएगा। एंड देन देयर आर सम शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जहाँ पे सिर्फ 10 दिन के नोटिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आंसर हैज टू बी गिवन ओरली। यहाँ पे भी जनरली सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं होते। उसके अलावा जो 12 बजे से लेकर के 1 PM तक का टाइम होता है इसको कहा जाता है जीरो आर। जीरो आर, देखिए ये आर जो है वो जनरली कहीं डिफाइंड नहीं है, ना ही संविधान में ना ही रूल बुक ऑफ द पार्लियामेंट में कि यहाँ पे क्या होगा, कैसे काम होगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट जीरो आवर का भी सिग्निफिकेंस डेवलप हुआ है। यहाँ पे जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं वो इन जनरल थोड़ा लेस फॉर्मल मैनर में प्रश्न पूछते हैं एग्जीक्यूटिव से। यहाँ पे तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड है कि कैसे प्रश्न पूछा जाना है, कैसे जवाब आएगा। जीरो आवर में थोड़ा इनफॉर्मल तरीके से डिस्कशन होता है, और जीरो आवर कैसे एग्जैक्टली फंक्शन करेगा इसको लेकर के कोई वेल डिफाइंड रूल्स या रेगुलेशंस नहीं है। फिर 1 से लेकर के 2 बजे तक का जो टाइम होता है दैट इज लंच। फिर 2 PM ऑनवर्ड्स द बिजनेस एक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेमिंग अ लॉ, यानी कि कोई बिल पास करना या बजट संबंधित जो भी प्रोविजंस है उनको पास करने का काम जो है 2 PM ऑनवर्ड्स किया जाता है इन जनरल। तो लोकसभा जनरली वर्क्स टिल 6 PM, वेल राज्यसभा वर्क्स टिल 5 PM। ये जनरल तरीका है जिस हिसाब से हमारे बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट फंक्शन करती हैं। क्वेश्चन आवर के बारे में मैंने बताया। क्वेश्चन आवर जो है वो दोनों हाउस में होते हैं ऑन ऑल डेज ऑफ द सेशन एक्सेप्ट टू। ये जो क्वेश्चन आवर है हर दिन ही होता है, जब जब पार्लियामेंट सेशन में होगा तो लोकसभा और राज्यसभा में, बस 2 दिनों को छोड़ करके। एक, जब प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट को इन द सेंट्रल हॉल, तो कंबाइंड तरीके से बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट को जब जॉइंट एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट, तो उस दिन फिर क्वेश्चन आवर नहीं होता। दूसरा, जिस दिन बजट प्रेजेंट किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर उस दिन भी क्वेश्चन आवर नहीं होता है। मैंने आपको ऐसे ही पहले भी बता दिया कि वैसे तो क्वेश्चन आवर मेनली एक तरीका है इंश्योर करने का अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स। यहाँ पे जनरली प्रश्न एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट से पूछा जाता है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। द क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड टू द मिनिस्टर्स, बट द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड टू अदर कलीग्स या मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑल्सो जो एग्जीक्यूटिव्स का हिस्सा नहीं है।
प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से एक और फैक्ट याद रखिएगा, द क्वेश्चन आवर वाज सस्पेंडेड ओनली वंस ड्यूरिंग द विंटर सीजन ऑफ 1962 बिकॉज ऑफ साइनो इंडिया वॉर। 0 आवर के बारे में जरा देखें तो इट इज़ इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन, मैंने आपको पहले ही बताया। इंडियन पार्लियामेंट के फंक्शनिंग के तौर तरीकों से धीरे धीरे ये एक नया मैकेनिज्म डेवलप हुआ है 0 आवर का। स्टार्टेड ऑर्गेनिकली इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। अब करंट कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। द करंट कॉन्टेक्स्ट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिर भी मैंने इसको कवर किया ताकि आपको 0 आवर और क्वेश्चन आवर के बारे में कुछ फैक्चुअल चीज़ें रिवाइज करा पाऊँ। हुआ क्या हाल फिलहाल में कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो तरीके से एक मैटर को खुद के अंदर लिया। द मैटर ओरिजिनली वेंट टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला था जिसमें अटेम्प्ट टू रेप का एक केस रजिस्टर किया जाना था अगेंस्ट अ माइनर गर्ल। बट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट रिलीज किया विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर केस, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ग्रैबिंग माइनर्स ब्रेस्ट एंड पुलिंग हर पजामा वाज नॉट सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट एन अटेम्प्ट टू रेप केस। अब ये जो स्टेटमेंट है, इसने पूरे देश के कंसाइंस को सेक करके रख दिया कि कोर्ट इस तरीके का कैलेस, इस तरीके का इनसेंसिटिव स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। कि वाइल ठीक है, जुडिशरी का काम होता है कि एक ऑब्जेक्टिव तरीके से फैसले सुनाए ताकि वो फैसला जो है आने वाले किसी भी केस में एक फाउंडेशन की तरह काम करे। तो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक चैलेंज था कि वो डिफाइन करे कि कौन से केस को अटेम्प्ट टू रेप केस में इंक्लूड किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता है। बट इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा कि सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रेप केस। इसको लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एक्सप्रेस्ड डिससेटिस्फैक्शन। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने मामला खुद ही बिना किसी अपील के ही सुओ मोटो तरीके से खुद के अंदर लिया और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के हाई कोर्ट के इस फैसले पे स्टे ऑर्डर रिलीज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट या रिमार्क्स लैक सेंसिटिविटी, कंप्लीटली लैक सेंसिटिविटी। अब उसके बाद ये मामला पार्लियामेंट में भी उठा है। पार्लियामेंट की 0 आवर में इस पे खूब चर्चा हुई है। जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जिन्होंने ये स्टेटमेंट रिलीज किया है उनको रिमूव किया जाए। रिमूवल ऑफ जजेस से रिलेटेड प्रोविजंस कल ही हमने देखा था कि कैसे पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में रिमूवल ऑफ द जजेस का रिलेटेड मोशन स्टार्ट किया जा सकता है। तो वही डिमांड उठा है 0 आवर में इन लोकसभा की। Thus, the involved Allahabad High Court judge must be removed। देखते हैं इसके ऊपर क्या एक्शन होता है, क्या नहीं होता है। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बेटिंग एंड गैम्बलिंग। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ये भी जो इशू है संयोग से इट इज विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन आवर ओनली ऑफ लोकसभा। हुआ क्या कि डीएमके जो पार्टी है, मेनली तमिलनाडु में एक्टिव है, उनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भारत सरकार से, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनसे प्रश्न पूछा कि आप लोग गैम्बलिंग को, खासकर ऑनलाइन गेमिंग एंड गैम्बलिंग एक्टिविटीज़ को बैन क्यों नहीं कर रहे? वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी? देश का यूथ जो है वो ऑनलाइन गैम्बलिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होता जा रहा है, जिस कारण से वो अपनी इकोनॉमिक फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी को भी इंक्रीज कर रहा है। तो आप इसको बैन करें। वाई आर यू रनिंग फ्रॉम योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी? इस पे फिर हमारे यूनियन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने जवाब दिया कि देखिए, बेटिंग एंड गैम्बलिंग फॉल अंडर स्टेट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो स्टेट लिस्ट 2 है उसका एंट्री नंबर 34 जो है, इट टॉक्स अबाउट बेटिंग एंड गैम्बलिंग। दैट मीन्स इट इज स्टेट्स जुरिडिक्शन कि बेटिंग और गैम्बलिंग को वो बैन करें या ना करें। इस पे यूनियन गवर्नमेंट की अथॉरिटी एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन इस पूरे मामले में थोड़ा सा अगर डीपर एनालिसिस की जाए तो ये पूरा मामला उठा ही है क्योंकि हाल फिलहाल में अब आईपीएल शुरू हुआ है, इस कारण से उठा है। और आईपीएल के दौरान आप देखते हैं कि खूब सारे जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स हैं उनका एडवर्टीजमेंट चलता है। ड्रीम 11, माई सर्कल 11, सारे बड़े बड़े स्टार्स, चाहे फिल्म स्टार्स हों, क्रिकेटर्स हों, ड्रीम 11, माई सर्कल 11, इन सब का एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये जो ड्रीम 11, माई सर्कल 11, ये सब एक्टिविटीज़ हैं,
ये सिर्फ गेमिंग एक्टिविटी है या ये असल में गैम्बलिंग एक्टिविटी? पहला मैटर ऑफ डिस्कशन तो ये है। और अगर ये गैम्बलिंग है तो फिर उस केस में किन किन स्टेट गवर्नमेंट्स ने इनके ऊपर बैन लगाया है वो भी देखना होगा। अब कई सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जैसे उड़ीसा की सरकार है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इवन असम की सरकार, जिसने माना है कि इस तरीके के ऑनलाइन गेमिंग एप्स ड्रीम 11, माई सर्कल 11, ये सब असल में गैम्बलिंग है। दे आर नॉट जस्ट गेमिंग बट दे आर गैम्बलिंग। और इस कारण से इन स्टेट गवर्नमेंट्स ने इनके ऊपर बैन भी लगाया है। तो गैम्बलिंग इज नॉट ऑटोमेटिकली बैन। पहले तो ये डिसाइड करना है कि कौन सी एक्टिविटी गैम्बलिंग है, और फिर गैम्बलिंग के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास डिस्क्रिशन है कि उसके ऊपर बैन लगाएं या ना लगाएं। तो इन स्टेट गवर्नमेंट्स ने फैसला किया कि इस तरीके के गेमिंग ऐप जो हैं वो असल में गैम्बलिंग है और इनके ऊपर बैन भी लगाया गया है, जबकि बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इनको अलाउ किया है। अभी हाल फिलहाल में, और ये हर साल ही होता है, जब भी आईपीएल शुरू होता है तो डिमांड उठता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे यंगस्टर्स और कम एज के जो टीनेजर्स हैं वो भी इस तरह के गेमिंग और बेटिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज होने लगते हैं। तो जब जब आईपीएल उठता है आता है तो नेशन वाइज डिमांड उठने लगता है कि बैन लगाया जाए इन तरह की ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटीज़ पे। अब सुप्रीम कोर्ट ने गैम्बलिंग को लेकर के क्या फैसले सुनाए हैं अभी तक, वो जरा देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले 1996 के एक जजमेंट में, डॉक्टर के आर लक्ष्मणन जजमेंट में, कहा था कि गैम्बलिंग वो एक्टिविटीज होंगी विच इन्वॉल्व्स गेम ऑफ चांस, नॉट गेम ऑफ स्किल। तो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई whether an activity is gambling or not, supreme court gave this dominant factor test। देखिए, हर एक एक्टिविटी में थोड़ा स्किल और थोड़ा चांस तो लगता ही है। इवन व्हेन यू प्ले क्रिकेट मैच, वहां पे भी थोड़ा स्किल और थोड़ा चांस तो लगता ही है। लेकिन डोमिनेंट फैक्टर क्या है, स्किल या चांस? तो अगर आप क्रिकेट का गेम खेल रहे हैं तो वहाँ डोमिनेंट फैक्टर है स्किल। तो वैसे ही गैम्बलिंग वो एक्टिविटी है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जिसमें डोमिनेंट फैक्टर होगा चांस, ना कि स्किल। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गैम्बलिंग या बेटिंग given by Supreme Court in this particular judgment. Dominant factor test, such activities where the chance is dominant factor, not skill. Such activities can be called gambling. और इसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स में हॉर्स रेसिंग, प्लेइंग रमी को डिक्लेयर किया है गेम ऑफ स्किल, एंड दस दे आर नॉट गैम्बलिंग। इनफैक्ट साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ड्रीम 11 को भी डिक्लेयर किया है गेम ऑफ स्किल, नॉट गेम ऑफ चांस। तो सुप्रीम कोर्ट के साल 2021 के वर्डिक्ट के हिसाब से ड्रीम 11 गैम्बलिंग नहीं है। फिर भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसको अपने अपने जुरिडिक्शन में बैन किया हुआ है, कॉलिंग इट गैम्बलिंग। तो ये फाइनल डिटेल है जिसपे सुप्रीम कोर्ट में वापस से केस रजिस्टर किया जा सकता है शायद से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिस आर गेम ऑफ स्किल्स as per dominant factor test, so not gambling, but state governments have identified it as online gaming and ban gambling and using their power to regulate gambling activity and betting activity। सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एक्टिविटी को स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 34 इन लिस्ट 2, राइट, यानी कि स्टेट लिस्ट का मामला है। तो उसका इस्तेमाल करते हुए कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने इनको ड्रीम 11 और इस तरीके की जो ऑनलाइन स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो गेमिंग हैं या गैम्बलिंग है, उसको लेकर के डिस्प्यूट है, बट कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसको बैन किया हुआ, इंक्लूडिंग द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about status of India's bioeconomy. This topic is important from our syllabus GS paper 3, Indian economy point of view. क्या होता है बायो इकोनॉमी, वो जरा समझते हैं। तो कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज मे इट बी डिराइव फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी एंड ऑल, उनसे अगर कोई हम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते हैं या कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि फोटोसिंथेसिस, इन सब का हम इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस सम गुड्स या सर्विसेज।
तो उन तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहा जाएगा बायो इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल, एल्गी से अगर हम लोग कुछ फ्यूल बनाते हैं, या एल्गी से बेसिकली एथेनॉल प्रोड्यूस होता है, या फिश से हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करके फिश ऑयल नाम की मेडिसिन रिलीज करते हैं, या प्रोबायोटिक टैबलेट्स बनाते हैं जिसमें कई सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, विच आर कंसिडर टू बी गुड बैक्टीरियाज फॉर आवर गट। तो ये तमाम तरीके की एक्टिविटीज आएंगी अंडर ओवरऑल बायो इकोनॉमी। तो बायो इकोनॉमी की मदद से, बायो इकोनॉमी इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल फ्यूल, जैसे बायो इथेनॉल प्रोड्यूस करना थ्रू स्टार्च कंटेनिंग कंटेंट्स लाइक शुगर केन या कॉर्न। उनसे जब हम लोग बायो इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं जो एथेनॉल ब्लेंडिंग में काम आता है विथ पेट्रोल, वो भी एक्टिविटी कहा जाएगा पार्ट ऑफ बायो इकोनॉमी। मेडिसिन्स लाइक फिश ऑयल, प्रोबायोटिक टैबलेट, ये भी कहा जाएगा पार्ट ऑफ बायो इकोनॉमी। तो बेसिकली वो तमाम एक्टिविटीज़ जिसमें कुछ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, बायोलॉजिकल मतलब लिविंग रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर उन प्लांट्स एनिमल्स के कुछ नेचुरल प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोड्यूस सम गुड्स या सर्विसेज, ऑल ऑफ देम रेफर टू बायो इकोनॉमी। बायो इकोनॉमी जो है वो अलग अलग एरियाज में अब काफ़ी पर्टिनेंट होता जा रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर में तो ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता ही था। नाउ इट्स रोल इज ऑल्सो एक्सपैंडिंग टू अदर एरियाज लाइक फ्यूल, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ईटीसी। अब हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2024, रिलीज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी के अंदर बायो इकोनॉमी का शेयर जो है वो ग्रो करके $165 बिलियन हो चुका है, विच इज समवेयर क्लोज टू 4.2% ऑफ द जीडीपी। और ये जिस रेट से ग्रो कर रहा है वो रेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रेट काफ़ी स्टीप है। फॉर एग्जांपल, पिछले 4 सालों में ही 2020 से लेकर के 2024 तक में ही बायो इकोनॉमी का जो ओवरऑल आउटकम है टुवार्ड्स द जीडीपी वो डबल हो गया है। इन 2020 बायो इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स इंडियन जीडीपी वाज $86 बिलियन। By 2024, it has gone up to $165 billion as per this India Bioeconomy report released by Department of Biotechnology of Government of India. और उम्मीद है कि अगले 5 साल में by 2030 the contribution of India's bioeconomy will go up to as high as $300 billion. एंड बाय 2047 जब हमारे आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब तक बायो इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में हो जाएगा $1 ट्रिलियन। बट बायो इकोनॉमी का जो ग्रोथ है उसमें थोड़ी सी रीजनल डिस्पैरिटी भी विटनेस की जा रही है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो काफ़ी फास्ट तरीके से ग्रो कर रहे हैं। उसमें मेनली 5 स्टेट्स का नाम आता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। देयर शेयर इन ओवरऑल बायो इकोनॉमिक प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इज 2/3, जबकि ईस्टर्न या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो है इट इज़ लेस देन 6%। जबकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बायो जेनेटिक रिसोर्सेज की डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो पोटेंशियल बायो इकोनॉमी का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादा है, बट इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट इज लैकिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब बायो इकोनॉमी को ही प्रमोट करने के लिए पिछले साल भारत सरकार एक इनिशिएटिव लेकर के आई थी, बायो E3 पॉलिसी, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका मेन लक्ष्य है टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर बायो मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी। तो इसी बायो E3 पॉलिसी के अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है कि इंडियन इकोनॉमी का बायो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन जो है वो $300 बिलियन तक पहुंचाया जाएगा बाय 2030। ये याद रखना है आपको। और बायो E3 पॉलिसी के अंतर्गत अलग अलग तरीके के बायो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करने पे फोकस किया जा रहा है। बायो E3 पॉलिसी हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसके अंतर्गत कैटलिस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, बायो कैटलिस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, विच कुड बी यूटिलाइज्ड टू हेल्प इन जनरेटिंग 2G एथेनॉल, सेकेंड जनरेशन एथेनॉल, जो नॉन फूड बेस्ड फीड हैं उनसे एथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए कैटलिस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है अंडर बायो E3 पॉलिसी। तो आई जस्ट होप कि सितंबर महीने में, लगभग 6 महीने पहले जो हमने बायो E3 पॉलिसी रिवाइज किया था, आपको याद आ रहा होगा कि कैटलिस्ट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है अंडर बायो E3 पॉलिसी। तो बायो E3 पॉलिसी इज अ broader policy which mainly aims at strengthening India's overall
बायो इकोनॉमिक प्रोडक्शन। बायो ई3 पॉलिसी के डायरेक्शन में स्टेट ऑफ असम ने एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है। इट हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेप टू अडॉप्ट बायो ई3 फ्रेमवर्क विच कैन बी सेड एज पेविंग वे फॉर नेशन वाइड एक्सपेंशन। तो असम ने सबसे पहले आगे बढ़ करके बायो ई3 पॉलिसी का फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया है। बाकी सारे स्टेट जो हैं एक्सपेक्टेडली इसको फॉलो करेंगे। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट, आई एम सो सॉरी, इस टॉपिक से ही संबंधित, बायो इकोनॉमी से संबंधित ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, जरूरत पड़े तो यू कैन रीड द हिंट्स ऑल्सो। बट सीधा सीधा क्वेश्चन है कि बायो इकोनॉमी है क्या और इसका फ्यूचर में पोटेंशियल क्या है। कहाँ लिमिटेशंस हो सकते हैं, तो लिमिटेशंस में थोड़ा बता देता हूँ कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी, जीएम क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ बायो इकोनॉमी। बट जीएम क्रॉप्स को लेकर के भारत के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। देयर इज अ बॉडी जीईएसी, वही अप्रूवल देती है जीएम क्रॉप्स के कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। और भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के कॉमर्शियल प्रोडक्शन पे बहुत लिमिटेशन है। एक ही क्रॉप अभी तक जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रो किया जाता है, वो है बीटी कॉटन। बाकी तमाम तरीके के जीएम क्रॉप्स पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है बिकॉज ऑफ द डाउट्स रिगार्डिंग देयर हेल्थ इम्पैक्ट या इम्पैक्ट ओवर बायोडाइवर्सिटी इन लॉन्ग रन। तो वो एक कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू बायो इकोनॉमी, जीएम क्रॉप्स के ऊपर इमेंस अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बालपन की कविता इनिशिएटिव, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सब छोटे छोटे इनिशिएटिव हाल फिलहाल में हम लोग देखते रहेंगे। सीधा सीधा प्रीलिम्स में हो सकता है वन लाइनर टू लाइनर प्रश्न आ जाए। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इनिशिएटिव लिया है बालपन की कविता इनिशिएटिव। तो इसके अंतर्गत एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या करेगी कि जो राइम्स की किताबें हैं बच्चों के लिए, नर्सरी या केजी में राइम्स की किताबें हैं, उनको अलग अलग भाषाओं में पब्लिश किया जाएगा। तो ऑल भारतीय भाषा में उनको पब्लिश किया जाएगा अलॉन्ग विथ इंग्लिश, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यंग लर्नर्स, उनकी लर्निंग जो है वो और स्ट्रेंथन हो, कॉन्टेक्चुअली रेलेवेंट हो, ना कि सिर्फ रटें। बचपन में क्या होता है कि बहुत बार बच्चे रट लेते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बट मतलब ही नहीं पता होता कि व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, राइट। तो अलग अलग भाषाओं में होगा, मदर टंग में भी ये राइम्स को पढ़ेंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी मजबूत होगी। दिस बालपन की कविता इनिशिएटिव इज इन लाइन विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेचुरल जस्टिस पे जो प्रश्न था उसमें पूछा गया था विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेचुरल जस्टिस असल में इट रिलाइज ऑन दिस प्रिंसिपल ओनली, ऑडी ऑल्टरम पार्टम, मतलब बोथ पार्टी शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर व्यू पॉइंट। बट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, यहाँ पूछा है इनकरेक्ट। मेरोमेटिक बेसिन्स, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि मेरोमेटिक बेसिन्स में जो लोअर रीजन होता है वहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम सीधा सीधा है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड की इंपोर्ट को रिड्यूस करना ताकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व बचे, गोल्ड इंपोर्ट जब हमारा कम होगा तो। यहाँ पे पूछ रहा अगेन कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थॉइंग ऑफ द परमाफ्रॉस्ट इज गोइंग टू फर्दर डिग्रेड द टुंड्रा रीजन। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।